नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन पर। गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ चेतावनी पार्ट 3। हर संडे को, जैसा कि आपको पता है, कि शाम को 7 बजे चेतावनी स्टोरी की सीरीज चला रही हैं और हर एपिसोड आपको एक न्यू एपिसोड हर संडे शाम को 7 बजे मिलेगा। तो चेतावनी पार्ट 3 के साथ फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष और सुनेंगे आज की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे तो फिर अपनी वीडियो में इम्प्रूव कैसे कर सकती हैं, क्योंकि कमी पता होती है तभी उसमें इम्प्रूव करने की गुंजाइश भी होती है। ठीक है, तो जो कमी लग रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसमें हम और भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए गाइस, आज की अपनी हॉरर स्टोरी सुनते हैं, चेतावनी पार्ट 3। चेतावनी। श्रोताओं से अनुरोध है, इस सेगमेंट को अकेले में रात में सुने और कमजोर दिल वाले इस फाइल को ओपन भी ना करें। चेतावनी भाग 3। डॉक्टर सुभाष धीरज के हाथ को देख करके चौंकते हुए बोला, भाई ये हाथ अपना इतना कैसे जला लिया तुमने? धीरज बोला, हुआ क्या है कि मैंने सोचा कि तेरी भाभी को सुबह सुबह सरप्राइज दूं। सोचा कि सुबह जब वो उठेगी तो उसके सामने ताजा ताजा नाश्ता पेश कर दूंगा, इसलिए सुबह जल्दी उठ करके समोसे बनाने की सोची। समोसे बना ही रहा था, पता नहीं कहाँ से छिपकली आ गई, फिर उस चक्कर में हाथ जल गया। सुभाष ने कहा, अगर भाभी के लिए तुझे कुछ करना ही है तो उनका घर में हाथ बटा। वैसे भी मोनू के आने के बाद तो उनका काम दुगना हो चुका है, और फिर हीरो बनने के चक्कर में खुद का हाथ भी जला लिया। याद है ना कि कॉलेज के समय में तूने यही किया था? मेरे लाख समझाने के बाद भी भाभी के रूम के बाहर तूने सीढ़ी लगा ली थी, गिर के टांग भी तुड़वा दी और ऊपर से चौकीदार राम स्वरूप के कुत्ते से भी कटवा लिया, उसके 14 इंजेक्शन भी लगवाए। धीरज थोड़ा शर्माते हुए बोला, ये पुरानी बात कब तक निकालेगा तू? चल अब जल्दी से दवाई दे, मुझे दूध भी लेने जाना है, तेरी भाभी राह देख रही होगी मेरा। ये सुन करके सुभाष ने धीरज की तुरंत मलहम पट्टी कर ली और एक मलहम और कुछ गोलियां निकाल करके धीरज को दे दी और दवा निकालते हुए धीरज से बोला सुभाष ने कि ये ले, इस मलहम को लगाते रहना और ये गोलियां खाने के बाद लेते रहना। दवाई लेकर के धीरज जाने के लिए उठा ही था तो उसे सुभाष की आवाज ने रोक लिया। सुभाष ने अचानक ही गंभीर मुद्रा ले ली थी। वो बोला, धीरज सुन, मैं तेरा और प्रमिला का दोनों का ही अच्छा मित्र हूँ, तुम दोनों की चिंता होती है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। प्रमिला भाभी और मोनू को उस मनु सोसाइटी से ले जा, वहाँ रहोगे तो वो दुर्घटना याद आती ही रहेगी, फिर उससे तुम सभी के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। मोनू भी देखते देखते जब बड़ा हो जाएगा और जब उसे पता चलेगा कि उसके परिवार के साथ वहाँ पर क्या हुआ था तो उसके बाद मोनू के लिए वो ठीक नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, जहाँ पर उस सोसाइटी की परछाई भी तुम तीनों पर ना पड़े। ये सुन करके धीरज कुछ क्षण तक सुभाष को खड़ा देखता रहा, फिर फुसफुसाते हुए बोला, यहाँ से भागना तो कब से चाहता हूँ, पर वो जाने ही नहीं देती। कुछ सुनाई न देने पर सुभाष ने कहा, क्या क्या बोला तूने अभी? धीरज को मानो होश आया। वो फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे बस अपनी किस्मत को कोस रहा था, मेरे खड़ूस बॉस के कब से चक्कर काट रहा हूँ ट्रांसफर के लिए, पर वो मानता ही नहीं है। अच्छा चल बाय। ये कह के धीरज सुभाष की क्लिनिक से निकल गया। सुभाष से बात करके धीरज को थोड़ा बेहतर लग रहा था। कल रात के बाद ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुम थी। वो इतना डर गया था कि गर्म चाय देख करके भी उसकी चीखें निकल रही थी। साथ ही वो सो भी नहीं पाया था, जिसके कारण वो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने पहले ही ऑफिस में कॉल करके छुट्टी ले ली थी। बाजार से दूध और अन्य सामान ले आने के बाद उसका इरादा सोने का ही था। खरीदारी करके धीरज सोसाइटी के कंपाउंड में ही पहुंचा, तभी उसे उज्जवल के बारे में याद आया। पल्लवी ने उसे अच्छा सबक सिखाया होगा, अब वो इस मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। ये सोच करके उसके चेहरे पे कुछ खुशी के भाव उभरे ही थे। सामने का नजारा देख करके जल्द ही लुप्त हो गए। सामने सीढ़ी से उतरता हुआ उज्जवल गाता हुआ उसके सामने से निकल गया। उज्जवल के चेहरे पर सुकून के भाव देख करके धीरज के चेहरे से हवाएं ही उड़ गईं। उसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद कभी भी नहीं थी। वो तो यही कल्पना कर रहा था कि उज्जवल अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से भाग जाएगा, पर वो तो खुशी के मारे नाच रहा था। उसने उसी समय सेक्रेटरी को फोन लगाया और हैरानी भरे स्वर में बोला, आप यकीन नहीं करेंगे जो मैंने देखा आज। उसकी बात को काटते हुए सुदर्शन बोला, देखा मैंने भी उसे, काफी आश्चर्य हुआ, ऊपर वाले की लीला को कौन समझ सकता है। धीरज बोला, पर पल्लवी ने कभी तो पहले ऐसा नहीं किया, फिर इस लड़के को क्यों बख्श दिया? सुदर्शन शांत स्वर में बोला, इसका यही अर्थ है
कि ऊपर वाले की इस लड़के पर कृपा है, उससे उलझ करके कोई फायदा नहीं है। धीरज बोला, तो और? सुदर्शन बोला, वही करो जो पहले कर रहे थे, इसे रोकने का कोई ना कोई उपाय जरूर सोच लेंगे। धीरज ने फोन काट दिया। कल के खौफ ने उसके शरीर को दोबारा जकड़ दिया। वो कांपते हुए कदमों से उस अंधेरी सीढ़ी की तरफ बढ़ गया और उसी में लीन हो गया। उज्जवल अपने ऑफिस गया हुआ था। उसके काम से उसके बॉस और क्लाइंट बहुत खुश हुए थे, जिस कारण उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था। उज्जवल ने मन ही मन सोचा कि ये कमरा मेरे तो लकी निकला, और ये सोचते हुए वो मन मन मुस्कुराता हुआ अपने ऑफिस से निकला। रास्ते में ही जब वो था तो उसे पंडित जी का फोन आ गया। पंडित जी ने कहा, सुनो बालक, पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए उसे मैंने व्हाट्सएप कर दिया हूँ, वो सब ले आना। मैं करीब 2 बजे आ जाऊंगा तुम्हारे पते पर, फिर पूजा शुरू कर दूंगा। उज्जवल ने जब व्हाट्सएप देखा तो पंडित जी के नंबर से एक लंबी चौड़ी सामग्री की लिस्ट देखी। उज्जवल इंटरनेट की विस्तार की तेजी देखते हुए दंग रह गया। वहीं से वो बाजार चला गया और सभी सामग्री खरीद करके वो सोसाइटी की ओर बढ़ गया। जब वो सोसाइटी के थोड़ा करीब पहुंचा तो उसे वहाँ पर लोगों की भीड़ दिख गई। वो मन ही मन सोचा कि इतनी भीड़ क्यों है आज यहाँ पर। लोग तो छोटी छोटी बातों का तमाशा देखने के लिए भी जमा हो जाते हैं। हुआ होगा किसी मियाँ बीवी में झगड़ा। ऐसा सोच करके उज्जवल आगे बढ़ गया, पर लोगों की भीड़ ने उस सोसाइटी के मुख्य द्वार को पूरी तरीके से बंद कर रखा था। ऐसी भीड़ में वो चीरते हुए उस भीड़ में अंदर की ओर बढ़ जाता, लेकिन हाथ में बड़ी बड़ी थैलियां थी पूजा की सामग्री की, जिस कारण वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी पीछे से एक एम्बुलेंस आई, जिसके कारण वो भीड़ हट गई। तभी उसका फायदा उठा करके उज्जवल उस कंपाउंड में दाखिल हो गया। कंपाउंड में उसे पुलिस के 2 वाहन खड़े हुए मिले। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी से उज्जवल को यह अंदाजा हो गया कि मामला कोई छोटा बड़ा नहीं बल्कि संगीन मामला है। उज्जवल को वहां पे खड़े होकर के तमाशा देखने का कोई भी शौक नहीं था। वो तो अपने अपार्टमेंट जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा, पर उसे सीढ़ियों पर ही एक हवलदार ने रोक दिया और कहा, कौन हो तुम और किधर जा रहे हो? उज्जवल अपना आईडी दिखाते हुए बोला, सर मैं यही रहता हूँ, अभी बाजार से आया था और घर ही जा रहा था। हवलदार आईडी में लगी तस्वीर और उज्जवल के चेहरे को बार बार देखता रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो कोई चोर हो। फिर उज्जवल को उसकी आईडी थमाते हुए बोला, अभी जांच चल रही है इसलिए यही रुको, जब काम हो जाएगा तब चले जाना। उज्जवल ने वही किया। उज्जवल को उस हवलदार पर क्रोध तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इस चिलचिलाती धूप में उसे कब तक खड़े रहना होगा, यही सोच उज्जवल को खाई जा रही थी। वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अदिति को पाया, जिसने आज भी वही डिप्टो कपड़े पहन रखे थे, बस रंग हरा था उनका। वो बड़े मजे से आइसक्रीम खा रही थी। उसके चेहरे पर बेफिक्री देख करके ऐसा लग रहा था कि इस सोसाइटी में कुछ हुआ ही नहीं है। उज्जवल अदिति के पास आकर के बोला, हेलो अदिति, कैसी हो? अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस सब ठीक। और ये सब क्या है? उज्जवल ने भारी थैलियों को जमीन पर रखते हुए बोला, मैं पूजा करवा रहा हूँ ना अपने अपार्टमेंट की, तो उसी के लिए जो आवश्यक सामग्री थी वही खरीद कर लाया हूँ। ये सुनकर के अदिति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बड़े मजे से आइसक्रीम खाती रही। फिर एकाएक बोली, अच्छा आइसक्रीम खाओगे क्या? ये लो। उज्जवल अदिति के प्रस्ताव पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, इससे पहले ही अदिति ने उसको आइसक्रीम थमा दी। उज्जवल को अदिति की आइसक्रीम लौटाना सही नहीं लगा। ऊपर से वो आइसक्रीम उसके पसंदीदा फ्लेवर पिस्ता की थी। उसने आइसक्रीम से फोन के कागज की परत हटाई और उसे आराम से खाने लगा। उस गर्मी में उसे थोड़ी राहत मिली। तभी उसे एकदम से याद आया और उसने अदिति से पूछा, अच्छा अदिति, क्या तुम जानती हो कि ये सब क्या चक्कर है? अदिति ने आइसक्रीम को मजे से खाते हुए बोला, सोसाइटी के एक निवासी मिस्टर सागर का शव जला हुआ मिला। ये सुनते ही उज्जवल चौंक गया। वो बोला, ये कैसे हुआ? अदिति बोली, फिलहाल तो पुलिस इसे हादसा समझ रही है, पर लोगों के अनुसार ये उसी भूतनी का काम है। वो भी तो ऐसे ही जलकर मरी थी। अदिति ने जो आखिरी वाक्य कहा वो इतने डरावने तरीके से कहा कि उज्जवल के रोंगटे खड़े हो गए
और उसके हाथ से उसकी आइसक्रीम जमीन पर गिर गई। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे कि और भी लोग सुन सकें। तो मिलेंगे चेतावनी पार्ट 4 के साथ, न्यू एपिसोड के साथ नेक्स्ट संडे शाम को 7 बजे। थैंक यू।